मीनू जैन जी, प्रधानमंत्री के पूर्व के भाषणों को यदि सदन में देखें तो भगवंत मान जी क्या पीते हैं पता नहीं, रेन कोट पहनकर नहाने वाली बात तो काफी चर्चित हो चुकी है, महाभारत जैसी हंसी। ये जो प्रधानमंत्री के भाषणों में जो कटाक्ष के जो बहुत तीखे स्तर हुआ करते थे, जब से मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी की कमान संभालते नजर आए हैं, तब से दो तीन चीजें गायब हो गई है प्रधानमंत्री की स्पीच से। कि मैं क्या, मैं तो जैसे वो कहते थे, खुद को कहते थे कि मैं तो अति पिछड़ी जमात से हूं, मैं नीची जाति से आता हूं, मैं चाय वाला हूं। ये सारे जुमले उनके गायब हो गए हैं, जबकि अभी औपचारिक तौर पे कांग्रेस पार्टी ने खड़गे साहब को प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है, तब ये हालत है। आने वाले समय में आपको क्या लगता है, एक डिफेंसिव नरेंद्र मोदी एक ऑफेंसिव नरेंद्र मोदी की तुलना में भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा बड़े मोहरे साबित हो सकते हैं? आप म्यूट हैं, अब आपका कैमरा ऑफ हो गया। जी जी सॉरी जी अभिषेक जी, ये प्रधानमंत्री की जो थोड़ा बहुत आज आपने बताया कि मुद्रा में रक्षात्मक है उनका एटीट्यूड, रक्षात्मक वो शायद शुरू में रहे, लेकिन उस रक्षा के दौरान भी वो ऑफेंस जरूर कर रहे थे। जो कांग्रेस पार्टी के ऊपर उन्होंने लगातार ऑफेंसिव रहे वो उन जो, या इसको ये कह दीजिए कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। तो प्रधानमंत्री ने वो नीति अपनाई और अंत में उन्होंने जो लास्ट में वो छाती ठोक के कि एक अकेला सब पे भारी, वो बड़ा अजीबोगरीब जेस्चर था एक प्रधानमंत्री के लिए। जब उन्होंने अपनी स्पीच को कंक्लूड किया तो वो बहुत ऑकवर्ड था मेरी नजर से और बिलो स्टेटस था प्रधानमंत्री के लिए, इस तरीके से छाती ठोक ठोक के कहना। ठीक है, आपने जो किया उसकी प्रशंसा दूसरे करें कि आप 1 घंटे लगातार बोले, 1.5 घंटे लगातार बोले, ठीक है, आप वाक्कला में माहिर हैं और स्टेमिना है आपके पास बचा हुआ अभी भी। लेकिन प्रधानमंत्री जो इस वक्त जो आपको थोड़ा बहुत जो आप जिसकी बात कर रहे हैं कि थोड़ा सबड्यूड हैं, वो एक जो ये अडानी प्रकरण के बाद मैं मानती हूँ ज्यादा वो सबड्यूड हुए हैं, क्योंकि उनके लिए ये एक बोल्ट आउट ऑफ ब्लू, मतलब आसमान से बिजली गिरी है जो उनको कभी उम्मीद नहीं थी। देखिए, अडानी के साथ उनका रिश्ता 8 साल से बड़े आराम से चल रहा था और प्रधानमंत्री इस गफलत में थे या उनको एक गलत फहमी थी कि इस तरह की जो इंटरनल जो जिसको कहते हैं ना राजमहल के षड्यंत्र या इस तरह की चीजें वो छुपी रह जाएंगी बहुत लंबे समय तक। देखिए, आज हर एक देश की इकोनॉमी इंटरनेशनलाइज हो चुकी है, तो सबके जो भी मुद्दे हैं, इन्वेस्टमेंट से या जो भी पॉलिसीज हैं या जो भी कुछ हो रहा है देशों के अंदर, वो इकोनॉमी के अंदर वो सबके लिए खुली किताब है। तो वो उसी खुली किताब का नतीजा था कि वो सब अवेलेबल था हिंडनबर्ग को, तो उन्होंने उसको सिलसिलेवार करके और उसको डाल दिया इसके ऊपर। तो मोदी जी को जो ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि देखिए मोदी जी राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी है, मैं मानती हूँ, लेकिन इकोनॉमिक्स के बारे में या इकोनॉमी के बारे में उनका ज्ञान मेरे हिसाब से लगभग शून्य है, लेकिन वो मानते नहीं है इस बात को। वो अर्थव्यवस्था को या अर्थशास्त्र को भी राजनीतिक तिकड़मों से चलाना चाहते हैं, जो कि होता नहीं है। अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था के अपने डायनामिक्स होते हैं और वो उसी हिसाब से चलेगी, और उसी का नतीजा ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है। देखिए, ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे मोदी जी का इवेजिव है, भाग रहे हैं, वो जवाब देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनकी जो साफ सुथरी छवि है, जो एक चमक रहा था दर्पण की, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, कि भाई अगर भाजपा का नेता कोई भ्रष्टाचार करता भी है तो, लेकिन मोदी जी इससे बिल्कुल दूर है, कीचड़ में भी कह सकते हैं कि कमल की तरह खिले हुए हैं। तो वो छवि जो अचानक तार तार हुई है उसको बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं कि कीचड़ है। हाँ है, लेकिन उसमें क्योंकि देखिए मोदी जी तो बिल्कुल आयरन फिस्ट, मतलब लोहे के डंडे के साथ अपने पार्टी को अनुशासन में रखते हैं, वहां भी हो जाता है उसके बावजूद भी, लेकिन वो खुद को फिर भी अपना नाम बचाए रखे। तो ये एक ऐसी चीज है, मेरे हिसाब से मोदी जी इस सदमे से उबर नहीं पाएंगे। मेरा जो प्रेडिक्शन कहते हैं, जिसको हम कह रहे हैं ना कि थोड़ा मुझे तो लगता है कि डिप्रेशन में है ये, मैनियक, और होता है ना कि मैनिया में है इस टाइम डिप्रेशन का मरीज और फिर थोड़े दिन बाद डिप्रेशन में चला जाता है, तो वो वाली बात होती है। इस टाइम उनको जो सदमा लगा है इसके उजागर होने से, ये पनामा लीक्स जैसी प्रॉब्लम है,
मैं कहती हूँ कि एक बार के लिए आप इसको साइड कर दीजिए कि मोदी जी से कोई रिश्ता है या नहीं है, इसका नहीं है, ये मानते हैं कि मोदी जी से कोई लिंक नहीं है इस सारे घटनाक्रम का, लेकिन ये फिर भी शेल कंपनियों का मामला है और वो भी देश के डिफेंस में लगा हुआ उनका इन्वेस्टमेंट है। तो पनामा पेपर से दुनिया में हलचल हो गई, लेकिन हमारे देश में तब भी कुछ नहीं हुआ था और आज भी इस हिंडनबर्ग रिपोर्ट से कुछ नहीं हुआ है। देखिए, अगर इस हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कुछ नहीं है, इसको आप बोगस बता के, बंकम बता के एक तरफ फेंक दे, उसके बावजूद विदेशों में हलचल है। आज ही फिर नॉर्वे वेल्थ फंड ने उसमें से अपना बताया कि हमने अपना सारा निकाल लिया है इन्वेस्टमेंट, और यूएस में, यूके में, ब्रिटेन में जो वहां का फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी है, उन्होंने एलारा कंपनी उसकी जांच शुरू कर दी है। तो हमारे यहाँ क्या हो रहा है? सन्नाटा। मतलब मोदी जी कांग्रेस के कुकर्म गिना रहे हैं। वो हाल हो गया कि गवाह चुस्त मुद्दा ही सुस्त। दुनिया भर में एक्शन हो रहा है इस रिपोर्ट के ऊपर, हिंडनबर्ग, लेकिन यहाँ हमारा जो मुद्दा ही है, जिसके यहाँ ये सारा घटनाक्रम हुआ है, वहां कोई ये माना ही नहीं जा रहा है, सरकार ही नहीं मान रही है, बोल ही नहीं पा रही है। तो मोदी जी जितना चुप रहेंगे, वो चुप्पी जो है ना, ये यहाँ पे ये वाला कहावत लागू नहीं होती कि एक चुप 100 को हरावे, या एक चुप 100 को जिता देगा लोगों, बाहर के लोगों को, विपक्ष को। मोदी जी जितना चुप रहेंगे उतना उनके ऊपर शक का घेरा बढ़ता चला जाएगा। जी अभिषेक जी। पढ़ रहे हैं मीनू जैन जी, एक संक्षिप्त टिप्पणी हम आपसे लेंगे। मुझे याद है कि 2016 या 15 का साल था जब संसदीय कार्य मंत्री थे वेंकैया नायडू। उन्होंने कहा था मोदी, वो एक्रोनिम में बड़े माहिर थे, एक्रोनिम बनाने में। मोदी शब्द को उन्होंने कहा था मेकिंग ऑफ डेवलप्ड इंडिया। अब आज की तारीख में आप बताएं, समाज के अलग अलग सेक्टर को देख करके और आज के प्रधानमंत्री के स्पीच को 2 दिनों के देख करके, ये मेकिंग ऑफ डेवलप्ड इंडिया जो था, वो मेकिंग ऑफ डिप्रेस्ड इंडिया कहीं नहीं लग रहा आपको? देखिए अभिषेक जी, मोदी जी जिस चीज के बारे में उन्होंने बहुत जबरदस्त खुद अपनी पीठ ठोकी, वो ये बोल रहे थे कि मैं हूं जिसने 11 करोड़ शौचालय बना दिए। उन्होंने 5-6 बार 5-6 तरह से इसको मॉड्यूलेट करके कहा सेंटेंस को, तो उन्होंने अल्टीमेटली कहाँ समअप कर दिया अपने डेवलपमेंट को कि एक शौचालय बनाए उन्होंने 11, और फिर उसको महिला अस्मिता से जोड़ा। खैर वो सही था उनका इंटरप्रिटेशन, इज्जत घर बना के दिए मैंने। तो मतलब आपने ये बताया कि अल्टीमेटली आप 11 करोड़ शौचालय को ही एक देश का विकास मानते हैं, और विकास तो देखिए अर्थव्यवस्था के पैमाने पे गिना जाता है। अब वो खुद ही इतनी गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कि उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस के राज में जो 10 साल का राज था उसमें सबसे बेकार अर्थव्यवस्था नीचे गई, निम्न स्तर पे थी, जबकि हुआ इससे उल्टा था। तो 2004 से 9 के बीच में लेहमन क्राइसिस के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी थी। 6 पे कमीशन उसी समय मिला, ऑटोमोबाइल की रिकॉर्ड बिक्री उसी समय हुई, मनरेगा उसी समय आया, किसानों की बड़ी लोन माफी उसी दौर में हुई, और सरकारी नौकरियों की जो अटल बिहारी वाजपेयी ने एक तरह से उस पर एक कैविएट लगा रखा था, बंद कर रखा था बड़ी संख्या में, बीएसआरबी बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड तक को भंग कर दिया था, वो आईबीपीएस के नए अवतार में उसी दौर में आया। इतनी बहालियां हुई कॉमनवेल्थ गेम के पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि पूछिए मत। जी, तो उसमें उन्होंने जो आपने तो बहुत ही लंबा फहरिस्त गिना दी है, तो ये मोदी जी को क्या उनको पता नहीं है या वो जानना नहीं चाहते हैं? तो आप ये बताइए कि आपने क्या किया। आप दूसरे को लेट डाउन करने में, इतना लेट डाउन नहीं किया जा सकता। और देश की विडंबना ये है इस समय की कि हमारा समय ये आ गया है कि लफ्फाजी, शब्दों की बाजीगिरी, झूठ और आंकड़ों को तोड़ मरोड़ के पेश करने को हमारे यहाँ वाक कला माना जाने लगा है कि बड़े मोदी जी तो बड़े इफेक्टिव है, बड़े इफेक्टिव कम्युनिकेटर है। देखिए, अगर इसी को हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन मानते हैं ना, झूठ या शब्दों की बाजीगिरी को, तो मैं तो ऐसे कम्युनिकेशन से मैं तो दूर से ही प्रणाम करना चाहूंगी। मोदी जी को जो समझ में यही नहीं आ रहा है कि मैं किस पद पे हूं, वो शायद अभी भी खुद को, जो बार बार कहा जा रहा है कि विपक्ष की भूमिका में समझने लगे हैं। एक दूसरी बात आपने अभी, मैं एक इंपॉर्टेंट बात जरा इससे इधर और कह दूं, आपने शुरू में कहा था कि वो किसी दिन मोदी जी ने दिल्ली नीतीश कुमार के डीएनए की बात की, तो किसी दिन वो खड़गे जी के डीएनए की बात ना कर दे। उससे मिलती जुलती बात उन्होंने आज एक कही है, उससे बिल्कुल मिलती जुलती है, वो मैं नहीं कहती हूँ, लेकिन उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा या
ये कि मैं वर्बेटिम नहीं कह रही हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई अगर आप चुनाव हार गए तो आप ये कहते हैं कि दलित को हरा दिया, मैं दलित हूं मुझे हरा दिया। अरे भाई तुम्हें भी तो किसी दलित ने ही हराया है, रिजर्व सीट से है आप, कि आपको किसी दलित ने ही हराया है। तो उन्होंने उस तरफ अपना जो गाड़ी का जो गियर है ना, उधर की तरफ गाड़ी का स्टीयरिंग उधर मोड़ दिया है। वो किसी दिन कुछ कहेंगे इस संबंध में, उन्होंने आज भूमिका बांध ली है।